रणवीर भी जब शूट कर रहे थे धुरंधर, दीपिका प्रेग्नेंट थी, आई थिंक उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब। जी, उनके बारे में बताता हूँ आपको कि मैंने जहाँ तक उनको ऑब्जर्व किया है, जितना टाइम मैंने उनके साथ काम किया है, वो किरदार में ही थे। वो बिल्कुल हमजा थे। मतलब कट के बाद भी वो बिल्कुल हमजा थे। प्रॉपर ट्रेनिंग भी मैंने सुना उन्होंने ली थी आर्मी की। तो मैं घर से भाग के आया था, तो कभी मैंने अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मांगा। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं बॉर्डर एरिया से हूँ। मेरे घर से बॉर्डर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। उसके आगे पाकिस्तान है। गोले बजते भी देखे मैंने, बम फटते भी देखे। एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन बाद लाशें मिलती हैं। अभी तक मिलना नहीं हुआ है फैमिली के साथ। नहीं, तब से लेके आज दिन तक काफ़ी समय हो गया है। माँ को देख नहीं पाया। किसी को उम्मीद नहीं थी मेरे पे, चाहे भाई हो चाहे पापा हो। तब जितना आपका कैरेक्टर खूंखार था या डरावना था, उसके एकदम अपोजिट हो रियल लाइफ में। हेलो नसीम भाई, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच गुरु। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई थिंक बहुत टाइम से हम लोग ट्राई करते कि आपसे मुलाकात हो, और फाइनली धुरंधर 2 के बाद बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है। जी, तो आई थिंक आज डेट क्या है? 9 अप्रैल, 8 या 9 अप्रैल, मतलब हाँ, क्योंकि लोगों को 8 लगता है कि पुराने 8 इंटरव्यूज वापस डाल रहे हैं, 8 तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल है। 8 8 अप्रैल है, 8 है ना? 8 या I 9 think पता 8 नहीं, है। डेट्स हाँ, थोड़ा अप्रैल बहुत ही स्लो जा रहा है, बट It's April. अप्रैल में हम लोग धुरंधर 2 के बाद। तो कैसे हो, बताइए क्या चल रहा है अभी? अभी बहुत कुछ चल रहा है। मैं सॉरी, पहले तो मैं आप काफ़ी टाइम हमारी पहले बात हो रखी थी। मैं शूट कर रहा था, उस वजह से बिज़ी था। मैं कश्मीर में शूट कर रहा था, फिर यहाँ पे भी मेरा शूट चल रहा था। आज मुझे टाइम मिला फाइनली आपसे मिलने का, और थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थोड़ा मैं आपके बारे में अभी जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत हो गए धुरंधर की बातें। अभी नसीम जी को मुझे जानना है कि कैसे थे आप बचपन में, कहाँ पे थे, मुंबई कैसे आना हुआ? जब से मैं मुंबई आया हूँ, मैं घर से भाग के आया था। ये कौन से ईयर में? मैं 2014 में आया था मुंबई। 14 में आप आए थे। तो मैं घर से भाग के आया था, तो कभी मैंने अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मांगा। मैंने जो भी किया, जैसे भी सर्वाइवल किया यहाँ, खुद से ही किया है। कभी जॉब किया, कभी कैटरर्स में चला गया, कभी बहुत कुछ किया यार। तो कभी गिरा नहीं बस। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पैदावार है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। मैं बॉर्डर एरिया से हूँ। मेरे घर से बॉर्डर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। आधे किलोमीटर? आधा किलोमीटर मतलब ये मेरा घर है, एक गांव छोड़ के उसके आगे पाकिस्तान है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से आप उधर ही उस माहौल में? हाँ, मैं उसी माहौल में। गोले बजते भी देखे मैंने, बम फटते भी देखे। और वहाँ का माहौल जो है वो बड़ा ही वैसा है कि आप साधना टाप एक जगह है। कभी कभी तो 2-2 मंथ वो बंद ही रहता है, कभी 6 मंथ बंद रहता है, बर्फ़ पड़ती है। एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन बाद लाशें मिलती हैं। वो बड़ा ही कठिन ज़िंदगी है। वो लोग जो हैं वो बैकवर्ड एरिया आता है, वो बड़ी ही कठिन लाइफ है वहाँ के लोगों की। तो बचपन से यार वो देखा था कि टीवी देखता था, बहुत शौक़ था। घर में टीवी थी ही नहीं, और आजू बाजू जितने भी रिलेटिव थे या दोस्त थे उनके घर जाता था टीवी देखने के लिए। रात को 3-3 4-4 बजे तक वहाँ पड़ा हूँ, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। एक था कि यार ये जो कर रहा है ना, ये शाहरुख खान है। जैसे मैं तब मानता था कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब, सैफ अली खान, खान मतलब भाई हैं। तो वो टीवी से ना वो एक लग गया था कि यार ये क्या कर रहा है यार, ये कुछ जो भी है, ये दुनिया अच्छी है, इस दुनिया में चलते हैं। बचपन से ही वो एक बचपन से ही कि इस दुनिया में चलते हैं। वो दुनिया टीवी पे बड़ी प्यारी लगती है, और वो वही था कि जाते हैं यहाँ पे, ये कौन है, क्या है, कैसे होगा, पता कुछ नहीं है, नादान है, समझ नहीं है, बचपना है, वही करना है। करते करते यही टीवी का चस्का दिमाग में तो था। फिर बीच में जैसे जैसे
लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे फैमिली का भाइयों का पीछे से फोर्स आने लगा कि आर्मी ज्वाइन कर लो, पुलिस ज्वाइन कर लो। अच्छा, एक फैमिली प्रेशर हाँ, टाइप था वैसे। प्रेशर टाइप था। तो क्योंकि जो बड़े भाई हैं वो काफ़ी फोर्स किए अपने आप को कि आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ, पुलिस कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, बट उनका कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनका कुछ नहीं हुआ। वह बर्फ़ थी, 30-30 फुट बर्फ़ होती है वहाँ साधना टाप पे। 100-150 किलोमीटर वो पैदल चल के जाते थे रात को। सुबह वो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ करते थे, दौड़ पास करते थे, लेकिन होता नहीं था। सब कुछ कर लेते थे लेकिन एट द एंड उनकी किस्मत लड़ती नहीं थी, होता नहीं था। फिर वापस आते थे घर पे और वही उनकी जो मैं उनका हाल देखता था ना कि पाँव सूज गए हैं, छाले पड़ गए हैं, ठीक है, फेस एकदम टैन हो चुका है, थक गए हुए हैं, बस चाहते हैं कि एक बार हो जाए यार। तो जब उनकी हालत देखता था ना, बड़ा ही वैसा होता था कि कभी कभी वो रात को थके हुए हैं, नींद में, और देख के वैसा लगता था कि यार इनका हो जाना चाहिए यार। इवन सारा जितने भी गाँव के या जितने भी लड़के उनको जानते थे ना, वो सब चाहते थे कि यार ये इस बंदे का हो जाना चाहिए, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो वो माहौल वैसा जो मैंने देखा है ना, फैमिली, वहाँ के लोग, मोस्टली बेकारी बहुत है वहाँ पे ना, बेरोज़गारी बहुत है वहाँ पे। मोस्टली जैसे यहाँ बैठे हुए हैं 10-12 लोग बातें कर रहे हैं, कोई क्रिकेट पे बातें कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स पे बातें कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, फिर कोई वहाँ बैठा हुआ है वो पॉलिटिक्स पे बातें कर रहा है, कोई कभी लड़कियों की बातें हो रही हैं, कभी किस चीज़ की बातें, यही सब कुछ चल रहा है। इतनी ज़्यादा बेकारी है। कब आर्मी में भर्ती होंगे पता नहीं, कब इतनी ज़्यादा ना तो कोई जॉब्स आते हैं वहाँ पे, उस लेवल पे कोई कंपनी नहीं है कि वहाँ जाके आदमी काम कर ले, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है वहाँ काम कर ले, कुछ है ही नहीं वहाँ पे यार। टूरिज़्म के अलावा, टूरिज़्म भी श्रीनगर में है, उस एरिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आता है नरेगा करके कुछ स्कीम है, उसके थ्रू काम आता है, वो लोग करते हैं और अपना उसी से पेट चलता है लोगों का। साल में एक बार वो मजदूरी कर ली और पूरे साल बैठ के खाओ, या तो फिर घास काटो या गाय भैल चराओ, और कुछ नहीं है वहाँ पे। यही सब चल रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं। तो आप फिर उसमें से निकले कैसे, मतलब उस दुनिया से? तो मेरे पास टोटल 16,000 रुपये था। मैं 16,000 में मतलब ये चंडीगढ़ में 1 महीना रहा हूँ। बट मैं पैसे ये था कि वो जो लड़का था मेरे साथ, वो अच्छे घर से बिलोंग करता था, वो मेरा खाना पीने का कर देता था। कपड़े वपड़े मेरे पास थे, मुझे कपड़े वपड़े मैंने लिए नहीं, बट जो भी छोटे मोटे खर्चे थे मेरे, तब मैं स्मोक नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो मैं वहाँ अपना गुजारा कर गया था कुछ 3-4 हज़ार में, ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करता था। फिर वहाँ से जब बैंगलोर पहुँचा, फिर मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, कश्मीर का है, तो उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं बैंगलोर आया हूँ, यहाँ मुझे रहने का इंतज़ाम कर दो कुछ। तो उसका एक दोस्त बेंगलोर में था, तो वो किसी सिक्योरिटी कंपनी में, बड़ी कंपनी है कोई सिक्योरिटी गार्ड की, उसमें काम करता था, तो उसके वहाँ भेज दिया। तो मैं वहाँ रहा 3-4 दिन। तो उसकी हालत देखी मैंने, उसने कहा कि तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कर लो कुछ टाइम, पैसे जमा आएंगे, फिर तुम चले जाना। तो वहाँ पे मैंने देखा हालत, मैंने कहा यार ये नहीं हो पाएगा हमसे ना। तो अब वहाँ पे आपने सिक्योरिटी गार्ड भी रहे हो? नहीं, वहाँ नहीं रहा मैंने उसको देखा सिक्योरिटी गार्ड में, जब बम्बे शिफ्ट हुआ तब मैंने किया है, वहाँ नहीं रहा। लेकिन वहाँ जब मैंने उसकी हालत देखी ना कि सुबह बैठा हुआ है, गेट पे बैठा हुआ है, परेशान है, पसीना निकल रहा है, और आते जाते कि जी साहब ये चल रहा है, मैंने नहीं होगा यार मेरे से ना, ये नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा यार मेरे को बस मुंबई जाना है, मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को पता नहीं कैसे जाना है, पर मेरे को मुंबई जाना है। तो मेरा एक सवाल है इस पे, आप जब चंडीगढ़ में थे, आप फिर बैंगलोर और ये सब आप क्यों घूमा? मतलब सीधा आपने क्यों ये नहीं सोचा कि मुंबई जाके, कि वैसे भी आपका प्लानिंग था नहीं? मेरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो फैमिली ढूंढ लेगी, है ना, थोड़ा वैसा है कि फ़ोन वोन करेंगे, पुलिस में फ़ोन करेंगे, उठवा लेंगे वापस, तो थोड़ा सा घुमाओ। एक तो सिम कार्ड वार्ड मैंने तोड़ दिया था, मैं चला गया था।
इस वजह से थोड़ा डर था कि फैमिली ना ढूंढे, पता भाई ना चला। आए पीछे, भाई ना आए पीछे, तो वो था। तो घूमते फिरते करते करते मैं गोवा आया। गोवा में मुझे एक गुजराती लड़का मिला, उमेश। तो चंडीगढ़ से बैंगलोर और बैंगलोर से फिर बैंगलोर गोवा, से गोवा, कलकत्ता। कलकत्ता। कलकत्ता 2 दिन रहा, डर गया मैंने क्राउड देखा और मैं डर गया। मैं वहाँ नहीं रुक पाया। मैंने वहीं से टिकट नहीं लेता था, मैं जर्नल में जाता था। तब कितने पैसे बचे थे आपके पास मेरे पास तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये बच गए थे कलकत्ता पहुंचने तक? कलकत्ता पहुँचने तक। तो टिकट मैंने लिया नहीं। तो मैं बैग वहाँ से आया, जब गोवा आया, हम लोग गोवा आए, मुझे मिला उमेश से मेरी बातचीत हुई। हम लोग रात को बीच पे रुके। उमेश ने कहा कि मैं तुम्हें मुंबई लेके चलता हूँ। ये गोवा में? हाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया वहाँ पे। मैंने कहा बस ये मुंबई पहुँचा दे, फिर मैं मुंबई से बाहर नहीं निकलूँगा। तो हम लोग रात को रुके। नेक्स्ट डे उसने मुझे लाया और हम पहुँचे कुर्ला। कुर्ला का क्राउड जब पहली बार देखा ना भाई, एकदम ऐसा था कि लोग भाग रहे हैं, बहुत फास्ट लाइफ, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और मेरी नज़र ऐसे जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ ना, कि इधर से धक्का लग रहा है, इधर जा रहा हूँ, उधर से लग रहा है, उधर जा रहा हूँ। बाहर निकल के तो आप कुर्ला स्टेशन पे उतरे कि एलटीटी साइड? उसके बाद कुर्ला गया नहीं हूँ, कभी नहीं गया हूँ कुर्ला। सच बोलूँ आपको, कभी नहीं गया हूँ। किसी साइड तो उतरा, इस साइड उतरा और धक्के वक्के खा के टैक्सी वाले को पूछा कि भैया, हाजी अली पता था और बैंड्रा पता था, कि भैया हाजी अली जाना है। उसने कहा कि 500 के 600 रुपये लगेंगे, पहुंच जाओगे? मैंने कहा ठीक है। वो लेके आया, हाजी अली आया। मैं तो हाजी अली बंद रात को। हमारे वहाँ पे क्या होता है ना कि आप कभी भी आओगे रात को लेट, तो मस्जिदें मोस्टली ओपन होती हैं। तो मुझे वैसी मेंटलिटी थी मेरी कि मस्जिद में रुक जाऊंगा मैं, पैसा भी नहीं लगेगा कुछ नहीं, तो वहाँ रुक जाएंगे। तो मैं आया, मस्जिद तो सब बंद है, ताले लगे हुए हैं, कहाँ रुकोगे? तो बाहर जो हाजी अली के बाहर जो वो है दीवार है, तो मैं वहाँ रुका। फिर वहाँ एक लड़का मिला, उससे पूछा कि अच्छा, उमेश मुझे छोड़ गया, जो गोवा वाले आपके दोस्त? हाँ, वो भाई साहब मुझे कुर्ला से ही हो गए। मतलब वो खुद चले गए वहाँ से? मतलब उन्होंने बोल के गए ना वो कि मैं जा रहा हूँ ऐसे? अच्छा, मतलब उनका हो गया। तो वहाँ रुका। फिर वहाँ से मुझे एक को मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे ना कुछ ऐसा एरिया बताओ जहाँ मैं रुक सकता हूँ, मतलब कहाँ जाना चाहिए? उसने कहा कि माहिम दरगाह चले जाओ। माहिम दरगाह आ गया, पूछताछ के माहिम दरगाह आ गया। माहिम दरगाह ये चीज़ है कि वहाँ आप कुछ टाइम स्टे कर सकते हो, खाना पीना ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं जब वहाँ रुका, वो 6-8 दिन उन्होंने मुझे रोज़ देखते रहे कि ये कौन है भाई, हर दिन आ जाता है, सोता है, खाता है, पीता है, कौन है ये? फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आज के बाद आप यहाँ नहीं आ सकते, जाओ आप। वहाँ से भी फिर मेरे को जाने के लिए बोल दिया। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया बैंड्रा, सलमान सर का घर देखने। एक सेकंड ना, क्या हो गया? सॉरी। तो आप पूरी बायोपिक ये आपको मतलब ये आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो बीच का वो लंबी जर्नी है यार, मतलब बताइए, आज डिटेल में बताइए। 13 साल हो गए, वो छोटी छोटी चीज़ें। तो ये मुंबई कौन से साल में आप आए थे? 2014 में। 14 में। तो फिर वहाँ शिफ्ट हो गया माहिम दरगाह से उन्होंने बोल दिया जाने के लिए। अब मैं लग गया काम ढूंढने। उसके बीच में भी मैं काम ढूंढता था निकल के ना। तो आप रहते कहाँ पे थे फिर? ये रात को अभी वहाँ रहता हूँ, मतलब वो 10-12 दिन जो भी मैं वहाँ रुका माहिम दरगाह पे, वो दिन में मैं क्या करता था, काम ढूंढता था कि फ़िलहाल मुझे काम मिल जाए, मैं कहीं पे भी कोई भी काम मिल जाए मैं रुक जाऊँगा, काम करूँगा। फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि एक्टिंग कहाँ है, क्या प्रोसेस है यहाँ का, वो बाद में देखूँगा। पहले काम तो मिले, सोने की जगह मिल जाए मेरे को यहाँ पे, और 1-2 लोग मिल जाएं जिनके सहारे में यहाँ थोड़ा हौसला मिल जाएगा मेरे को। तो
दिन भर मैं जू, बांद्रा यही चीज़ें घूमता रहता था। फिर बांद्रा आके बैठता था सलमान सर के घर के सामने, तो वहाँ एक आस होती थी कि जब सुबह सलीम सर आते हैं, वो जो उनके घर के सामने काफ़ी क्राउड जमा होता है, तो उनको वो उनकी देखभाल क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली लोगों की जो मदद करते हैं, ठीक है, बीमारों की जो मदद करते हैं, तो वो मैं देखता था, वो एक हौसला मिलता था कि यार ये जेंटलमैन है ये। तो सबसे पहले आप सलमान सर के घर के बाहर हाँ, आप पहुंचे। फिर वो आगे शाहरुख खान सर, वो फिर सब में स्टार्स, ही है। हाँ वो सारी लाइन में स्टार्स वगैरह हैं। तो उस लाइन में मुझे एक लड़का मिल गया, तो उससे बातचीत होने लगी। उसने कहा मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, बिलियो प्राइड करके कोई बिल्डिंग थी, बैंड स्टैंड पे ही उधर। हाँ काटा रोड पे। तो मैंने उसको कहा यार मेरे को ना जॉब वॉब चाहिए फ़िलहाल, अगर मुझे जॉब दिला सकते हो तो जॉब दिला दो कुछ टाइम के लिए। तो उसने कहा हाँ, मेरे जो सिक्योरिटी के जो वो हैं सुपरवाइज़र, उनसे बात करते हैं, तुम आ जाओ, बात करवाता हूँ तुम्हारी। मैं गया, उसने बात करवाई। उन्होंने पूछा मेरे से आईडी वाईडी, मैंने आईडी वाईडी दिखाया उनको। उस टाइम मेरे पास वो आईडी थे नहीं, जो आधार कार्ड वगैरह ये वो, क्योंकि मैंने लाया नहीं था कुछ डॉक्यूमेंट्स में। सॉरी मैं आपको इधर रुका रहा हूँ। तो आप जब मुंबई आए और ये बैंड स्टैंड वाला सीन होने तक ये कितने दिन थे, गैप कितना है? ये तकरीबन महीना होने को था। 1 महीना? हाँ, महीना होने तो को रात को तो आपने बोला कि माहिम दरगाह पे ही हाँ, जाके रुकते थे। वहाँ से उसने मुझे निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया। तो एक लड़का था यार, जिसका जब सलमान सर के घर के बाहर बैठते थे ना, तो वो और मैं, वो लड़का मुझे उसके बाद कभी दिखा नहीं। बाद में मुझे सुनने को आया था कि वो जॉन अब्राहम जो हैं उन्होंने उसको काम दिया था। तो वो लड़का और मुझे ये जहाँ पे सलीम सर का ऑफिस है, वहाँ पे पीछे 3-4 लड़के रहते थे, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने कुछ टाइम हेल्प किया हमारा, वहाँ उन्होंने रहने के लिए दिया। लेकिन उनका भी एक वैसा था कि दोस्तों हम कुछ टाइम के लिए आपको कर सकते हैं, प्लीज़ आप अपना देख लीजिए। एक्चुअली मुझे उस लड़के की वजह से हेल्प हुआ। वो लड़का जो काफ़ी बॉडी वॉडी बना रखी थी उसने, और वो काफ़ी हैंडसम भी दिखता था, तो मैं जो थोड़ा सा शरीफ सा वैसा उनको दिखता, तो उन्होंने रख लिया साथ में कि आप यहाँ रुक सकते हैं कुछ टाइम। तो वो कुछ टाइम मुझे वहाँ मिल गया, लेकिन आपको काम ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो लड़के ने मुझे वहाँ मिलाया, जो आलम थे उनसे मिलाया, मुझे उन्होंने जॉब पे रख लिया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। ये कहाँ पे था आपका जॉब सिक्योरिटी का? ये वही बियो प्राइड बैंड, काटा रोड पे। हाँ, काटा रोड पे। तो वो भाई वो 2-3 महीने चला, वो 3 महीने? हाँ, नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वो नई बिल्डिंग बन रही थी और हमें सोने को मिलता नहीं था। सो मैं कहाँ रहा हूँ, मतलब 24 घंटे की ड्यूटी है, रात को 2-3 घंटे या 4 घंटे, 6 घंटे एक्चुअली उन्होंने बोला था सोने के लिए, लेकिन 2-3 घंटे आपको सोने को मिल रहे हैं। सीढ़ी के नीचे पेटी गद्दा ऐसे डाल के हम सोते थे, सीढ़ी के नीचे, वही बिल्डिंग में। हम 3 महीने किया, फिर उनको बोला कि सर प्लीज़। उसके बीच में अब ये भी था, मुझे ऑडिशंस का पता करना है, ऑडिशंस का पता करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ जाऊँ, कैसे अप्रोच करूँ। मतलब मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम। मतलब क्या करूँ, कैसे होगा, किसको अप्रोच करूँ, यहाँ कोई नहीं है मेरा, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तो वही चलता रहा। तो उस टाइम मेरी ना हालत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई। तो पैसे कितने बचे थे तब तक? थे ही नहीं पैसे, खत्म हो गए थे। खत्म, पैसे तो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुके थे। और ये जो सिक्योरिटी वाली जॉब थी उस पर कितना मिलता था आपको? उसमें मिलता था 10,000, 9,000 रुपये पे हमारी मतलब बात हुई थी, 9,000 रुपीज़ थे। और वो साथ में 2 टाइम का खाना लग जाता था, एक आता था हमारे लिए 2 टाइम का खाना, उसका पैसा कटता था। तो वो टाइम बड़ा ही वैसा था कि रात भर आप बैठ के सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है क्या होगा, कैसे होगा। फिर वो 3 महीने कैसे तैसे करके निकले। फिर मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए, फिर मैं वहाँ से निकल गया। 3 महीने का पगार? 3 महीने का पगार, मैं निकल गया।
वो 3 महीने के पगार से मैंने थोड़ा बहुत सर्वाइवल करना शुरू कर दिया। फिर आया, फिर एक पीजी ले ली। पीजी लेने के बाद मैं आराम नगर मुझे पहुंच गया। आराम नगर पहुंच गए, आराम नगर तक जो पहुंच मेन गया। हब है मुंबई का। हाँ हाँ, वो पहुंच गया। आराम नगर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, ये सब जगह छानना शुरू कर दिया मैंने। लोग मिलने लग गए, आने लग गया, रोज़ आता था, बात करता था लोगों से, दोस्ती बनाने लग गया लोगों से। चाहे वो कोई भी हो, लड़की लड़के, जो भी कहता है कि मैं एक्टर हूँ, उसका नंबर ले लेता था, बात करता था। और हम रात को मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेता था कि कहाँ ऑडिशंस हो रहा है, हाँ किसको अप्रोच करूँ, कैसे होगा। तो कुछ उसमें अच्छे दोस्त बन गए जो मुझे साथ में, जिन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वर्कशॉप्स भी अटेंड करते रहो। आप जाके सोशल मीडिया पे सर्च करो, आपको बहुत सारे फ्री के वर्कशॉप्स होते हैं, अटेंड करते रहो, साथ साथ में लर्निंग होती रहेगी। तो वो शुरू कर दिया हमने साथ साथ में। फिर एक दिन, ये कुछ 1-1.5 मंथ का प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था कि एक दिन गोरेगांव एक टोपी वाला बिल्डिंग है जहाँ टोपी पहनाई जाती है अक्सर। तो वहाँ पहुँचा मैं। तो लड़के का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो उसने बुलाया, उसने ऐसे बिठाया, मुझे बहुत पानी वानी पिलाया और ऐसे देखा, भाई तू तो बहुत हैंडसम है, मैं तेरे को रोल दिला दूंगा, परफेक्ट रोल तेरे ऊपर, अभी कास्टिंग भी उसी की चल रही है। ऐसे एक स्क्रिप्ट पकड़वा दी उसने, मोनोलॉग पकड़वा दिया कि बोला ये बस तुरंत याद करके आओ ऑडिशन करते हैं। और मैं बाहर आया, मैंने प्रॉपर प्रिपेयर वगैरह किया, तो ऑडिशन दिया। उसने ऑडिशन देखा, अरे वाह क्या भाई, तू तो फाड़ दिया यार तूने, तेरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, 5,000 लगेगा। 5,000 लिया उसने? उसने कहा 5,000 लगेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई बस हो जाए, कुछ दिख नहीं रहा था, हो जाए यार, अपने जेब में पैसे नहीं हैं चलेगा, खाना नहीं है चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे। तू 5,000 क्या, तू इस टाइम ना मेरे से 7 ले ले, पर करवा दे मेरा रोल। तो मैंने दे दिया उसको 5,000। उसने रात को मुझे कॉल टाइम भेज दिया, और वो मैं अलग एक्साइटमेंट में, सुबह शूट है और मुझे कपिल सर के शो में भेज दिया गया ऑडियंस में, एज ऑडियंस। तो जूनियर आर्टिस्ट, मैं वहाँ जाके बैठा हूँ, सब तालियां मार रहे हैं, मुझे भी बोला जा रहा है तालियां मारो, हंसो। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा वो नंबर कब आएगा। मैं आजू बाजू वालों को पूछते हैं, मैंने कहा आपका हुआ? कह रहे हैं क्या हुआ? मैंने कहा आपने एक्ट किया? बोले अरे बैठ ना भाई, क्या एक्ट किया, बैठ चुपचाप। तो मतलब उनके ऑडियंस में सब जूनियर आर्टिस्ट थे? हाँ, वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो बैठ के ताली वाली मारते हैं। तो ताली मार रहा हूँ बैठ के। मैंने फिर एक लड़का था, उसको बोला, तो उसने मुझे कहा कि भाई ये हम सब जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो मुझे बोला गया था 300 रुपये आपको पर डे मिलेंगे कपिल शर्मा के लिए। हाँ, तो शो ख़त्म हो गया, बाहर आया, 300 रुपये लिए, चला आया। आप शाम को उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई टीवी पे कब आऊँगा ये बताओ। उसने कहा आए ना तुम, आओगे ना टीवी पे भाई, ये तुम्हारा रोल था ना, यही तो है। फिर एक लड़का मिल गया था, अभिषेक, उससे बात हुई रात को। उसने कहा कि भाई मत करो, ये ऐसा है वैसा है, यहाँ पे थोड़ा उसने प्रोसेस समझा दिया मुझे। फिर मैं वापस नहीं गया। तो उसके साथ जो, जिसने 5,000 लिए थे, उसके साथ जो किया है वो याद रखेगा ज़िंदगी भर। पैसे ले लिए वापस मैंने उससे। अच्छा, ले लिया? हाँ ले लिया, पैसे मेहनत के पैसे थे, वो मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। मैंने ले लिए पैसे। तो ऐसे स्टार्ट हुई यार जर्नी, वर्कशॉप्स। तो वहाँ से फिर आपके ऑडिशन चालू? हाँ, ऑडिशन चालू हो गए, करते करते काफ़ी लगा, टाइम लगा, जर्नी यहाँ ऐसे स्टार्ट हुई मेरी। तो अभी जहाँ से शुरुआत हुई, मतलब फैमिली, अभी तक मिलना नहीं हुआ है फैमिली के साथ? नहीं, मतलब तब से लेके आज दिन तक मैं टोटल 2 बार घर गया। हम घर गए बाद में? उसके बाद मैं वो बता रहा हूँ, एक बार गया, मेरे भाई की शादी थी, और एक बार मैं अभी शूट पे गया और घर नहीं गया। अभी मैं जब आपसे बात हो रही थी, धुरंधर वाला? नहीं, आफ्टर धुरंधर जब आपसे बात हुई थी मेरी, तो जिस दिन हम 8 को रखा था, तो हमने कब रखा था?
एक हफ्ते आई थिंक ऐसे कुछ तो 6 था। को हाँ। आई थिंक 6 को रखा था, तो मैं कश्मीर में था, तब मैं शूट कर रहा था। और मैं घर नहीं गया, बट मम्मी से मिला, मम्मी आई, उनसे मिला मैं। मेरे पास सच में एक्चुअली जाना था मुझे, बट मुझे टाइम निकाल के जाना था कि अब मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे माँ के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं बहुत तड़पा हूँ माँ के लिए। तो अब मुझे माँ उसके को धुरंधर के बाद मिले हाँ, धुरंधर के अभी बाद। शूट हाँ, पे? बीच में मिला था मैं एक बार, आई थिंक 22 या एग्जैक्ट याद नहीं, 22 या 20, हाँ 22 या 23 के आसपास भाई की शादी हुई थी, तब मिला था मैं। तो आप जब गए थे वापस इतने साल बाद, तो सबने क्या बोला मतलब? तो मतलब आप, क्योंकि आप तो भाग गए थे तब। मैंने कहा ना आपको कि धुरंधर में जब जसकीरत घर End में। वापस आता है, तो मेरी कंडीशंस कुछ वैसी थी कि मैं माँ को फेस नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा हो गया था कि यार काफ़ी समय हो गया है, माँ को देख नहीं पाया। इवन सब ना वैसा हो गया था कि किसी को उम्मीद नहीं थी मेरे पे, चाहे भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी हो। तो जब भी माँ से बात होती थी ना, वो अक्सर कहती थी कि तू कर लेगा, टेंशन मत ले, कुछ चाहिए, पैसे चाहिए। एक जो वो हौसला था ना माँ की शब्दों में, जो जब वो कहती थी कि कर लेगा तू, टेंशन मत ले, कर लेगा तू। बस वो उसकी दुआएं हैं, उसकी दुआएं ने मुझे यहाँ तक बिठा दिया यार। वो और कर दिखाया आपने फाइनली मतलब? अभी तो मुझे लगता है पहला स्टेप है, और मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। माँ का साया साथ रहे, माँ की दुआएं साथ रहे, मैं कर जाऊंगा। तो अभी आप टच में हो, मतलब बातें होती हैं? हाँ, मैं अभी गया था तो मोस्टली माँ के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। तो उन्होंने क्या बोला धुरंधर के बाद? उन्होंने देखी वहाँ पे? वो बहुत खुश। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं देख पाया? नहीं, मम्मी और पापा नहीं देखते, फिल्में नहीं देखते हो, बट उनको ये है कि कर लेगा तू, पर उनको वहाँ पे तुझे पता जो चल... करना है तू कर। पापा का तो नहीं, बट मम्मी का है कि तू कर लेगा, तू जो कर रहा है ना, तू सही कर रहा है, कर तू। बट क्या उनको पता चला कि धुरंधर का क्या यहाँ पे माहौल है? हाँ 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 वो हाँ, पहुँच मतलब गया वहाँ तक? वो एक अलग ही ग्रेस है वहाँ पे भी। मतलब इवन पूरे कश्मीर में मुझे अलग अलग फ़ोन्स आने लग गए थे। काफ़ी न्यूज़ से फ़ोन आए थे मुझे कि भाई एक आपके साथ इंटरव्यू करना है। काफ़ी अलग अलग जिन्होंने पॉडकास्ट खोल के रखे हैं, या फिर जो सोशल मीडिया मोस्टली पेजेस हैं वहाँ पे, फेसबुक पेजेस हैं, वो फ़ोन कर रहे थे। तो मैं देखता हूँ कि अभी किसी ने क्या लिख दिया मेरे बारे में, किसी ने क्या लिख दिया। काफ़ी आर्टिकल्स छपते हैं वहाँ पे मेरे बारे में। तो मैं गया नहीं, मैं अभी जस्ट एक शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई के साथ मैंने एक 10-15 मिनट का इंटरव्यू किया था, तो वो काफ़ी वायरल हुआ वहाँ पे। तो कैसे होता है ना, मतलब आप घर से भागे थे और अब जाके आपकी फैमिली को पता चला है आपने क्या काम किया, आप अभी क्या करने वाले हो, तो एक सर्कल ऑफ लाइफ पूरा होता है। पूछो मत यार। काफ़ी फिल्मी जर्नी रही है, मतलब आपकी पूरी बायोपिक बन सकती है। खतरनाक थी यार, बट मैंने बहुत सीखा यार इसमें ना। दुनिया भर के लोग देखे मैंने, दुनिया भर के चेहरे देखे, हौसला कभी नहीं टूटा मेरा। मैं आज भी मुझे किसी से मोटिवेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब अपने आप को अपनी पीछे मुड़ के पीछे वाली लाइफ को देखता हूँ ना, मुझे खुद ही मोटिवेशंस हो जाता हूँ कि मैं तब नहीं गिरा तो आज क्या गिरूँगा। नहीं गिर सकता मैं, गिरना ही नहीं है। ऐसा था कि एक जब मैं पहली बार मैंने एक छोटा सा शो किया था, एक दिन का काम किया था, मैंने टीका लगाया था और एक लुक था मेरा वो मैंने, होता है ना खुद को पहली बार टीवी पे देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका। तो और भी लड़के आए थे मेरे गांव से, यहाँ पे कुछ लड़के थे। एक होता है एक दूसरे से थोड़ा सा कि इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, बट मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के प्रति कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम बड़ा हो, मेरे लोग करें, मेरे कश्मीर का नाम बड़ा हो, कश्मीर की लोगों की ग्रोथ हो। मैंने यही चाहा है। और उन्होंने क्या किया कि वो जो फ़ोटोज़ थे मेरे, वो उठा के ना ग्रुप में डाल दिए। तो वहाँ के जो
लोगों की मेंटेलिटी होती है वो थोड़ी सी है कि हिंदू मुस्लिम्स वैसा, तो सब लोग फैमिली को ऐसे बोलने लग गए थे कि अरे आपका तो, इवन मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो मुफ्ती हैं, इस्लामिक मुफ्ती हैं वो, तो वो उनको बोलने लगे। तो वो मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि सच में ऐसा हो गया क्या, बता दे भाई, झूठ मत बोल ऐसा। तो कुछ टाइम 2-3 महीने की डिप्रेशंस थी वो। मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था, मैंने अपने सोशल पेज जितने भी थे, चाहे फेसबुक था चाहे इंस्टाग्राम था, मैंने डिलीट कर दिए थे। मैं यूज़ नहीं करता था, व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता था, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं होती थी। तो वो 2-3 महीने काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे मेरे लिए। मैंने ये सोचा था कि बस टाइम आने दो, काम करो, चुपचाप काम करो, जो जो बोलता है उसको बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, काम करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। तो वही है कि आप मेहनत करो, एक ना एक दिन आएगा जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली ये एक लर्निंग है मेरे लिए ना, ये भी एक लर्निंग है। मैं इसको भी कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव ले लूँ। ये लर्निंग है, सीखता हूँ मैं कि कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी एक एक्सपीरियंस है। इसी से मैं इसी चीज़ से मैं सीखूँगा ना। तो बहुत प्यारी जर्नी रही है यार। कभी आंसू निकले हैं, कभी बहुत खुश हुआ। एक छोटा सा रोल मिला मुझे, एक फ़िल्म आ रही है, आने वाली है अभी, द सस्पेक्ट। मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से काम नहीं था मेरे पास। और धुरंधर के पहले? हाँ, काफ़ी पहले की बात है, आफ्टर लॉकडाउन। और मैं ना घूम रहा हूँ, ऑफिस कर रहा हूँ, तो कोई मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। टी सीरीज़ के बाहर खड़ा हूँ मैंने सुनील शेट्टी सर का ऑफिस है, FTC करके, वो बीच बीच में कास्टिंग भी करते हैं। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ टी सीरीज़ के पास। तो वहाँ एक उनके असिस्टेंट हैं बिरजू, उनका कॉल आता है कि आपको सस्पेक्ट के लिए, मतलब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी हालत ख़राब थी। अब ऐसा हो गया था कि यार जाना पड़ेगा, घर वापस जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होना यहाँ पे ना। मैं रात को आता था, मैं सो नहीं पाता था, मतलब इतनी हालत ख़राब थी मेरी कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आधा पौना घंटा मैं रोता हूँ, फिर उठ के मुझे बैठ के अपने आप को हौसला देना पड़ता है कि नहीं, तूने बहुत टाइम दे दिया है, अब तू बैक नहीं कर सकता अपना। तुझे अब तुम्हारा जो भी है, तुम इसको घर मान लो, जो भी होगा यही होगा, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, ये एक दिन तुम पे ट्रस्ट करेंगे, वेट कर ले बस, तेरा टाइम अभी आया नहीं है, आएगा, ज़रूर आएगा। तो मेरे को कॉल आया, मैं टी सीरीज़ के ना वो ऐसे खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा होकर स्मोक कर रहा हूँ, एंड सडनली कॉल आया और उसने कहा कि आपको सिक्योरिटी गार्ड के रोल के लिए हम लॉक कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए मैं ऐसे, मतलब वो सब कुछ ब्लर हो गया था मेरी आंखों के सामने, और मैं नीचे बैठ गया। वो हेलो हेलो कर रहे हैं और मेरे आंसू निकल रहे हैं वहाँ पे। एक वैल्यू पता चली उस चीज़ की। उसकी वैल्यू वही तो है यार, वही तो है कि वो जो महसूस हुआ ना उस टाइम के, जो कि इतने टाइम आप ना अपने आप को घिस रहे हो, जब आपको वो मिलता है ना, वो जिसकी आप चाहते हो कि जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जब वो मिलता है ना, उसकी वैल्यू तभी आपके पास आती है, जब आपको कॉल्स आते हैं। तो वो उस टाइम मुझे, जो मैं बता नहीं सकता, जब वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए क्रेज़ी था भाई। मैं आंसू अपने पोंछ नहीं पा रहा था कि ऐसे खड़ा हो के ऐसे कर रहा हूँ कि लोग देखेंगे, बोले कि इसको क्या हो गया यार, इसको क्या हो गया। मुझे पता नहीं, एकदम 12th फेल वाला वो सीन याद आ गया, क्लाइमैक्स जब रिजल्ट लगता है। आपने देखी वो फिल्म 12th फेल? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वो विजुअलाइज कर रहा था मैं, जब वो पास होता है और बाहर में गिरते हो। हाँ, बट वही है, हर एक को अपने जर्नी से सीखने मिलता है, और आप आज यहाँ पे पहुँचे हो, और भी आपको
काम करना है आगे? इंशाल्लाह अभी तो यार सीख रहा हूँ मैं बहुत कमियां हैं मुझ में, सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहेगा और होप्स हो कुछ इससे बेहतर हों चीज़ें और उम्मीद है कि बेहतर होंगी और कर लेंगे। बट धुरंधर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब इतना बड़ा धमाका हुआ है, फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के। तो कैसी रही आपकी धुरंधर वाली स्पेसिफिक जर्नी? थैंक यू सो मच कंग्रेट करने के लिए। बहुत प्यारी जर्नी थी। ये कुछ 1.5-2 मंथ की जर्नी थी मेरी धुरंधर पे। जो प्रोजेक्ट शूट हुआ था उसके 2 मंथ की जर्नी थी। बहुत प्यारे लोग थे, बहुत मज़ा आया शूट करने में, थ्रू आउट से लेके एंड तक अच्छा लगा और फाइनली धुरंधर का रिज़ल्ट जो आपने देखा। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं आपसे बात भी कर रहा था अभी इंटरव्यू के पहले भी, मतलब जितना आपका कैरेक्टर खूंखार था या डरावना था, उसके एकदम अपोजिट हो अब रियल लाइफ में। काफ़ी सॉफ्ट चिल, एकदम ही अपोजिट है। आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आई थिंक लोग तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब ये इंटरव्यू देखेंगे, तो एकदम अपोजिट साइड्स। वो मेरा काम था जो मुझे दिया गया था और मुझे उसको जस्टिफाई करना था उस किरदार को। तो वो किरदार था और ये एक्चुअली नसीम है। ऐसी कोई चीज़ है अननोन फैक्ट फिल्म के बारे में या आपके सीन्स के साथ या आसपास जो आपने देखा है जो अब तक लोगों को पता नहीं है, जो आई थिंक आपके हिसाब से लोगों ने मिस आउट किया है? डिटेलिंग हो या कुछ भी हो सकता है, आपके सीन्स में या धुरंधर 1 में, जितना आपको पता है, कोई अननोन फैक्ट जो आपने इंटरव्यू में बोला नहीं है? मैं यार जैसे जब मैं देख रहा था तो मुझे उसमें एक सीन काफ़ी रिलेट कर गया था पर्सनली लाइफ से। लाइक जब जसकीरत जाता है बैक टू होम एंड में तो वो मेरी पर्सनल लाइफ से काफ़ी वो रिलेट कर गया था। सो वो काफ़ी क्लोज है, वो सीन काफ़ी क्लोज है मेरे। उसमें फैक्ट क्या देखा, क्या है ऐसा जो मैं आपको बताऊं? आई थिंक मोस्टली तो जितने भी धुरंधर के एक्टर्स हैं उन्होंने सब कुछ मोस्टली तो बता ही दिया है हर जगह पे। ऐसा कोई फैक्ट, उसकी रिसर्च जो है ना, जो आदित्य सर की रिसर्च है, वो जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि कहते हैं कि 6-8 साल की रिसर्च है उस पूरे प्रोजेक्ट की। 6-8 साल की रिसर्च है। तो मुझे ये जानना है कि धुरंधर आपके पास आई कैसे? सबसे बेसिक सवाल। बेसिक आपका सवाल, धुरंधर कैसे आई? धुरंधर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, मुकेश सर, उसके असिस्टेंट हैं पंकज। पंकज का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, आप अगर मुंबई में हो तो आप ऑफिस आ जाओ, आपका ऑडिशंस करते हैं। तो उन्होंने मुझे कोई डिटेल्स नहीं दी थी क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स सभी मोस्टली कॉन्फिडेंशियल्स होती है, वो नहीं दी जाती है। तो मैं नेक्स्ट डे ऑडिशंस दे के आया था जाके। तो तकरीबन 10-15 दिन बाद मुझे कॉल्स आया था कि आप इस किरदार के लिए लॉक हो गए हैं। किरदार 1 दिन का है और आप अगर अवेलेबल हैं तो हम आपको आपका नंबर आगे प्रोडक्शन में शेयर करते हैं। तो एक ही दिन का शूट था? एक ही दिन का था। तो मैंने उनको कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, आप दे दो मेरा नंबर। फिर उन्होंने नंबर दे दिया। तो प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे डेट वगैरह पूछी और मुझे कहने लगे कि थाईलैंड शूट है। मैंने कहा थाईलैंड? तो चलो भाई थाईलैंड सुन के तो मैंने हाँ बोल दी। दिन हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, जो भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइंस होते हैं तो वो हो गया। फिर हम लोग थाईलैंड पहुँच के। पर आपको तब सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, आपको तब डिटेल्स दिए थे कि धुरंधर है, ये स्टार कास्ट है? कुछ नहीं, मुझे स्टार कास्ट पता थी क्योंकि उससे पहले स्टार कास्ट रिवील हो चुकी थी। मैंने स्टार कास्ट देख के ही मैंने अप्रोच किया था। अच्छा। हाँ, मैं उनको अप्रोच भी पहले से कर चुका था क्योंकि उसके बाद, क्योंकि पहले क्या होती है, मेजर जो किरदार होते हैं उनकी कास्टिंग की जाती है, देन उसके बाद छोटे मोटे जो टर्शरी सेकेंडरी रोल्स होते हैं उन पे बैठते हैं वो लोग। तो मैं अप्रोच तो काफ़ी टाइम पहले से ही कर रहा था उनको कि मुझे टेस्ट करो इसमें। तो तब क्या था, जो बड़े रोल थे उनमें मेरा लुक नहीं जा रहा था, इवन किरदार भी रियल लाइफ पे थे सारे, तो वैसा कुछ मैच भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ ऐसा निकलता है मैं आपको बोलता हूँ। स्टार कास्ट मुझे पता थी पहले से।
जो आई थिंक वो एक फर्स्ट लुक रिवील हुआ था, सबके रिवील हुआ फोटोज था, थे वो। हाँ हाँ, आर माधवन सर का, रणवीर सर का, इन सब के जो लुक उन्होंने डाले थे, तो वो पहले से रिवील था। तो फिर मैं थाईलैंड पहुंचा तो रात को सर से बात हुई हमारी। तो सर ने पूछा मेरे से, कहाँ से हो आप? आदित्य सर। हाँ। तो उन्होंने पूछा मेरे से, कहाँ से हो, क्या क्या किया है, ये सारी डिटेल्स पूछी उन्होंने, तो बताया। फिर नेक्स्ट डे शूट रखा था, उन्होंने मुझे साइड सीन्स भेजा था। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लहरी की कहानी है, और ये कहानी नहीं, उन्होंने बेसिक मुझे मेरा किरदार बताया था कि ये जो किरदार है वो ऐसा वैसा है। तो ये शूट के पहले, राइट? शूट के दिन पे नहीं आप बात करें, मतलब जब आप वहाँ पे पहुँचे? हाँ, शूट के पहले की उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि ऐसा ऐसा किरदार है, तो ये ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलरली ब्रीफ दिया था मुझे कि ये ऐसा है, तो आप बता देना मुझे कल कैसे करना है, क्या है। तो नेक्स्ट डे जब शूट पे गया तो एक्चुअली इन्होंने मेरा किरदार कुछ उतना बड़ा लिखा नहीं था। वो जो बाबू दुकेत है उसके साथ रहता है, भाई समझ लो, या उसका राइट हैंड समझ लो, या फिर वो गली का गुंडा समझ लो। तो वैसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो जब मेरे पास सीन्स आया तो मैं वो सीन पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा यार ये तो आया गया वाला सिस्टम है। मेरा वैसा ही है कि इतने सालों से लगा हूँ कि कभी तो एक रोल मिल जाए जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो वो स्क्रिप्ट में 2 लाइनें लिखी थी, मैंने कहा ठीक है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, फिर वही कि वो चलो जाओ, याद करो और बोल के आ जाओ, वैसा ही था। तो जो सर ने ब्रीफ दिया उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये लहरी के जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े से इनकी गे शेड्स होती है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट डे जब हम सेट पे पहुँचे, मैंने सेट देखा, सेट तो जैसे बहुत बड़ा सेट है और काम धाम चल रहा है, सब लगे हुए हैं, कोई कॉस्ट्यूम के पीछे भाग रहा है, कोई आर्ट के पीछे भाग रहा है, कोई कैमरा लेके भाग रहा है। बस यही नज़ारा सा मुझे दिख रहा था। मुझे बस वो एक माहौल जो था ना, सोसाइटी जो इन्होंने बना रखी थी वहाँ पे, वो प्यारी सी सोसाइटी जिसमें मैं भी फिट हो गया था। अब सबसे हाय हेलो हो रहा है, कंफर्टेबल फील करने लग गया हूँ मैं। तो कॉल्स आया तब तक कि सर बुला रहे हैं, आपका शॉट लगने वाला है, सर बुला रहे हैं। तो मैं गया, सर आए, सर ने ब्रीफ दिया मुझे भी, और जो बाबू दुकेत हैं उनको ब्रीफ दिया कि आप आओगे, ऐसे ऐसे चल के आओगे। आपको मुझे कहा कि आप रणवीर को बस थ्रेट करोगे, देखोगे और निकल जाओगे, और बाबू दुकेत का वहाँ पे। तो जैसे ही सीन स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो हमारे ब्रीफ था, हाँ ब्रीफ से पहले जो मेरे पास टाइम था, तो मेरे जो वहाँ पे एक मुक्का करके किरदार है रजत, तो अब वो उसमें लिखा हुआ था कि ये वॉक करके चल रहा है। तो सर ने जो कहा था कि ये गे शेड्स हैं, थोड़ा सा इनके अंदर गे शेड है, इनके दोनों किरदारों के अंदर, थोड़ा ये ध्यान में रखना। तो अब मुझे ये था कि यार इसको कैसे बनाया जाए। भले ही मेरे लिए उतना बड़ा नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है इसको जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करें ये थोड़ा ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। मैंने रात को काफ़ी रिसर्च की थी, लेकिन कुछ मिला नहीं था मुझे उसके अंदर कि मैं क्या डालूं। मैंने काफ़ी उसको लिख दिया था कि ऐसे चलूँगा, ऐसे वॉक करूँगा, कुछ खा लूँगा, क्या खाऊँगा, या उसका कुछ मुंह बना लूँगा, कुछ शेड रखता हूँ इसके अंदर, कुछ ऐसा शेड रखता हूँ जिससे पब्लिक अट्रैक्शन हो, अरे यार ये क्या कर रहा है। तो मैंने रजत को बोला, मैंने कहा यार भाई ये काम करेगा तू, मेरे साथ थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, ये सेट बड़ा प्यारा लगता है। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो आपने रिसर्च कर लिया था रात को? हाँ, मैंने रिसर्च कर लिया था। तो मुझे जो इतना, मैं एक एडी को पूछा, मैंने कहा खुशी ये मुझे बताओ कि मेरा शूट कहाँ होने वाला है, मेरा सेट कहाँ लगने वाला है। उन्होंने कहा ये आलम जूस शॉप है, ये यहाँ पे आपका सेट लगेगा। तो उसी शॉप पे रजत यहाँ खड़ा है कैमरा पकड़ के, और मैं वहाँ से वॉक करके आ रहा हूँ। रजत शूट करता है और मैं देखता हूँ उसको, मुझे वॉक कर रहा हूँ मैं, और मुझे वो वॉक पसंद नहीं आ रहा। वो लग रहा है कि एकदम नॉर्मल सा वॉक है, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसा लग रहा था। तो मैंने उसके 6-8 टेक लिए, और 8वें टेक में लगभग मुझे वो वॉक मिल गया था जो मैं चाहता था, जो आप रील शूट कर रहे थे। हाँ, वो वॉक मिल गया था मुझे। तो रजत ने मुझे दिखाया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये वॉक काम कर जाएगा अगर रखेंगे तो। तो जैसे ही शॉट लगा
वो वक्त डाल दिया मैंने, वो जो किरदार का। तो आदित्य सर से बात नहीं होती कि आप ऐसे कुछ करने वाले नहीं हो? नहीं नहीं, उन्होंने, उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है ना, वो आपको बहुत रिलैक्स छोड़ते हैं। पहले तो वो उन्होंने मेरे से बात कर ली थी, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था कि उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि देखो कोई शक नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इस शो का पायलट हूँ, फिल्म मेरे हिसाब से बन रही है, बट मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म को तुम भी देखो, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, इमेजिन करो कि फ़िल्म कैसे बन रही होगी। उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कर दिया था। जो शॉट लगा जब वॉक डाला मैंने, एंड वॉक डालते डालते तो मैंने उसमें एक शेड रखनी थी जो मेरे दिमाग से रात में ही चल रही थी कि यार ऐसा एक शेड रखेंगे, देखेंगे कि कैसा लगेगा। बताना नहीं है किसी को, बट रख दो, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। Correct. आप शेड डाल दो, इनको पसंद आएगा ये रखेंगे, नहीं आएगा तो कह देंगे नसीम ये अच्छा नहीं लग रहा, निकाल देंगे। तो वो गए आलम जूस शॉप पे, फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, कैमरा फॉलो अप कर रहा है, मैं जा रहा हूँ और मैंने लड़के को थप्पड़ वप्पड़ मार रहा हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ, छीन रहा हूँ। वहाँ से फिर उधर से मुझे आवाज़ आती है, अरे लुल्ली चल। तो वहाँ से मैं सेब उठाता हूँ और वापस आता हूँ। अब रणवीर को देखता हूँ, बस वो जो देखना उनको, वो सेब काटना और वो लस्टपन जो था दोनों की आईज़ में और उसको देखने में, जो वो लुक थी, तो वो काम कर गई फिर। इसका मतलब है कि ये आपका पीक डिटेलिंग है, आदित्य सर का नहीं जो आपने ऐड किया। नहीं, उनका पीक डिटेलिंग है, उन्होंने बिल्कुल मुझे इतना फ्री छोड़ा। करेक्ट, हाँ। मोस्टली डायरेक्टर फ्री नहीं छोड़ते, ट्रस्ट नहीं करते हैं ना कि पता नहीं यार ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो उनका एक्चुअली डायरेक्टर का ट्रस्ट करता है वो, लेकिन क्या होता है कि जब इतनी बड़ी सोसाइटी बना के एक बंदा चल रहा होता है ना, उसको एक डर होता है कि उसके सर पे भी लोड है, प्रोड्यूसर्स हैं, टीम्स है नेटफ्लिक्स की खड़ी हुई है कि इतना एक टाइम ड्यूरेशंस है, टाइम ड्यूरेशंस में आपको शूट करके देना है। आज दिन में अगर 5 मिनट का फोटोज निकालना है तो वो निकालना भी है किसी भी हाल में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ट्रस्ट तो सभी करते हैं, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, वो 5 मिनट का ड्यूरेशन शूट करना है आपको। तो सबसे पहले ये सीन शूट हुआ था, सबसे पहले ये सीन, और उसके बाद फिर जो आपका इंटरेक्शन है विद रणवीर, जो मूवी में पहला सीन है, उसके बाद हुआ था। हाँ, फिर वो जो सीन शूट हुआ, सर ने फिर बोला कि यही चाहिए था। और कितने टेक्स लगे थे इसमें? आई थिंक फर्स्ट टेक। कुछ नहीं, इसमें फर्स्ट टेक में आपने वो, फर्स्ट टेक नहीं था वो। तो वो सर को बहुत, पूरी टीम को बहुत प्यारा लगा। मेरे लिए वो एक शौक था कि सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो मैं सबको देख रहा हूँ कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि अरे यार यू नेल इट भाई, ये क्या कर दिया तुमने। इवन रणवीर सर जो उठ के वहाँ से आए, उनकी जो एनर्जी, ऐसे हाथ पकड़े बाबा ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बस एक वो हो गया, मैं अंदर से थोड़ा वो हो गया कि ये सच में कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। दिन मेरे को बोले कि आप वैनिटी में बैठो, हम आपको बताते हैं। तो किसने बोला ये एडी थे, उन्होंने कहा कि आप वैनिटी में बैठो, आपको बताते हैं। अब मैं वैनिटी में बैठा और मैं अंदर, मेरा ये चल रहा है कि यार पता नहीं क्या कर दिया, अब क्या होगा। तो हमारे एक डायलॉग्स कोच थे, वो आए, उन्होंने बात की, बोला कि भाई तुम्हारा काम गया, तुम्हारा काम बढ़ गया। तो ऐसी कुछ स्टार्टिंग हुई भाई। वो आदित्य और रणवीर आपको एग्जैक्टली शॉट के बाद ही एग्जैक्टली मिले? मतलब नहीं, वो पहले तो ब्रीफ जो दिया नहीं, था नहीं, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो आपने शॉट हाँ, रिएक्शन के लिए कट होते ही मुझे तुरंत उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त आपने किया, आप बैठो, हम आपको बताते हैं आगे। उन्होंने जब ये कहा ना, मुझे लगा कि अब मेरा हो गया, बस बोलेंगे जाओ, अब ये क्या है, हो गया। एक होता है ना कि लाइक पता नहीं यार इनको अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं उससे पहले सर से नहीं मिला था, रणवीर से भी मैं मिला नहीं था। तो वो एक था कि इनके साथ तो पहले कभी काम किया नहीं ना आपने, तो पता नहीं इनको अच्छा लगा नहीं लगा, डाउट में रहता है आदमी। तो वो एक था दिमाग में कि जब मैं वैनिटी में बैठा था तो मैं सोच ही रहा था कि यार पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा। वो लॉन्ग टाइम फिर सोच लेता हूँ ना मैं, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती हैं, पता नहीं यार ये इस डायरेक्टर के ऊपर तुम बैठ के घर रिसर्च कर रहे होते हो, उड़ी बनाई है, आर्टिकल 370 बनाई है, इतना ज़बरदस्त डायरेक्टर, हिट पिक्चरें हैं इसकी, आप चाहते थे इसके साथ काम करना, आज आपने एक ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी तो समझ लो आपको आगे काम करने को मिलेगा ही नहीं। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा होता है, एक्टर डर होता है, वो एक डर होता है, वो बिल्कुल होता है। वो हर एक्टर के सबकॉन्शियस, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं
तो उनके दिमाग में ये होता ही है कि पता नहीं काम करने को मिलेगा या नहीं, मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, जो मिला है उसको प्रूव करो। कैसे करोगे ये आपका लुकआउट है, प्रूव करना है बस। अगर आपको यहाँ रहना है इंडस्ट्री में तो प्रूव करना पड़ेगा आपको हर टाइम, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार प्रूव कर दिया उसके बाद। नहीं, डेफिनेटली आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक बार से कुछ नहीं होता है। कोई भी प्रोजेक्ट मिले उसमें आपको, अगर डायरेक्टर चाहता है 100%, आप 100% नहीं दे पा रहे हो, लेकिन 90% तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके चीज़ें बनती हैं, नहीं तो फिर। तो आपको ये सीन के बाद जब सेकंड सीन शूट हुआ, जो एक्चुअली फिल्म में पहला सीन है, उसमें हेल्प हुआ आपको? जो भी एक कॉन्फिडेंस आया? हाँ, कॉन्फिडेंस तो फिर मुझे वो आ गया था ना कि सर ने बोल दिया कि सब बोलने लगे कि आपका काम बहुत अच्छा लगा सर को, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा है। मेरे लिए वो बस वो 2 शब्द ही मुझे काम कर गए थे कि अब तो मैं खा जाऊँगा, मेरा अब मुझे बस छोड़ दो आप, अब तो मैं करूँगा मेरे हिसाब से। फिर उन्होंने, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। मतलब मोस्टली क्या होता है कि जब मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे थर्ड एडी आके रीडिंग करता है, फिर सेकंड होता है, फिर उसके बाद डीए करता है, फर्स्ट एडी भी कभी कभी करते हैं। तो ये 4-5 बार रीडिंग हो जाती है। लेकिन उस सेट पे मुझे कोई ये भी नहीं पूछ रहा था कि सर आप प्रिपेयर हो, या आप रणवीर सर के साथ काम कर रहे हो, आपके अपोजिट में रणवीर सर हैं, इतने बड़े स्टार हैं आपके सामने, सर रीडिंग करनी पड़ेगी। वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं। वहाँ सिर्फ आते थे कि आओ सर अब आपका शॉट लगने वाला है, लेके जाते थे काम, हम अपना जाते थे, टेक देते थे और आ जाते थे। कोई पूछता भी नहीं था, मतलब इस के उस वे में, लाइक हर चीज़ में पूछते थे। बट एक होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि अब हम कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा और वो बोलेगा चलो रीडिंग करते हैं। तो वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है। वो मुझे बोलते थे, मैं गया, मैंने अपना शॉट दिया और वापस बैक टू वैनिटी। अभी जो फर्स्ट सीन आता है मूवी में, जो आपके लिए सेकंड सीन शूट हुआ था, जब एज एन ऑडियंस जब उन्होंने देखा तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग जब मूवी देखते तो अचानक से आ गया वो एकदम स्टार्टिंग के 20 मिनट में। तो आपका रिएक्शन, मतलब वो लिखा हुआ था एग्जैक्टली जो भी एक्शंस थे वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वैसे, तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपने वो सीन पढ़ा पहले? यार थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गया था कि करूं या ना करूं। फिर मैंने स्क्रिप्ट को बोल दिया था कि यार नहीं होगा, मुश्किल है, क्योंकि सामने रणवीर है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कमी एक्टर तो नहीं है कि आप उसके साथ बहुत ही आसानी से कर लोगे। सामने आपके सामने रणवीर है, आपने उसका काम देखा है, खिलजी जैसा काम किया उसने, किरदार निभाया है। तो वो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल था। लेकिन जब सर से बात हुई, सर का तरीका है एक ना एक्टर के साथ, वो पूरी टीम के साथ पूरे सेट पे ना, वो इतने शांत मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वहाँ से लोग भाग रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, वो एकदम शांत खड़े हैं। काम मुझे लगता है कि अभी तक मैंने ऐसे किसी डायरेक्टर को देखा नहीं इतना शांत। बहुत काम है, बहुत काम है। चुपचाप खड़े हैं। जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने जाके उसको कहा कि सर नसीम ऐसा ऐसा बुलाए कि क्या बात है ऐसा। आज सर ने आपको बुलाया उसके बाद? हाँ, सर ने बुलाया कि क्या है। मैंने कहा सर थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा लेकिन उस हिसाब से मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा या पता नहीं इस सीन को। ये जो सीन है मुझे लगता है कि काफ़ी ब्रूटल सा है, पता नहीं मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊँगा इस सीन को या नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि कर लेगा, तो एक हौसला जो होता है ना उनका, कर लेगा। फिर वो आए, हम टेक दिया एक, फिर एक टेक दिया, फिर दूसरा टेक दिया, हो गया 2 टेक्स में। 2 टेक्स। बाप रे, हम लोग के लिए एज एन ऑडियंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। वो डिस्टर्बिंग तो बाद में आता है, मतलब ऐसे फिल्म में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि ऐसे कुछ होगा स्टार्टिंग में। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो गली का गुंडा है। आई नो उसकी शेड्स गे हैं, लेकिन गली का गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है यार। बट वो छोटे से एक्शन से, वो कैरेक्टर के एक्शन से ही उस लियारी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए। एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा रिसर्च नहीं है लिहारी के ऊपर, बट थोड़ी बहुत रिसर्च है कि वहाँ के जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो बड़े ही वैसे हैं उनके अंदर का जो क्या बोलेंगे उसको, हवासी होता है ना गली के गुंडे के अंदर कुछ लड़के जो होते हैं बड़े शातिर होते हैं,
दिखने में बड़े शांत होते हैं लेकिन बड़े शातिर से होते हैं, तो वो वैसा ही है। वो आप देखोगे ना उसको, अगर जब वो निकलता है गली से बाहर तो वो लगता है कि वो वहाँ का है, आम सा आदमी है, आम सा लड़का है, अब कभी भी आएगा और किसी को मारेगा या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ी करेगा, वो करेगा। इवन यहाँ पे भी होते ही हैं शायद, इधर भी अब अगर आप देखोगे रात को अगर बाहर निकलोगे तो होते हैं यहाँ पे भी। मैं वही बता रहा था, जब एज एन ऑडियंस मैंने फिल्म देखी मुझे इतना आइडिया नहीं था लायरी और ये सब, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा ही नहीं था, बट उस सीन के बाद एक आइडिया आ गई मुझे एज ए ऑडियंस की किस टाइप की जगह है, क्या होता है। वो जो आपका एक एक्शन था कैरेक्टर का, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्टोरी के लिए, स्क्रिप्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एज अ डायरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। उनके पहले में भी फिल्में देखे, वो इतने लाउड नहीं है पब्लिक में, ना इतने इंटरव्यूज़ होते हैं। अभी सक्सेस भी हुआ उसके बाद, वो आई थिंक आपकी जो एक सक्सेस पार्टी थी उसके आसपास उसके आज कभी दिखे ही नहीं वो कभी सोशल मीडिया पे कहीं पे यहाँ पे। नहीं वो काफ़ी प्राइवेट पर्सन। और प्राइवेट तो उतने तो शायद मुझे नहीं लगता वो हैं, वो बहुत ही चिल हैं, बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं, वो बहुत खुश हैं। वो मुझे लगता है ना वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मतलब जहाँ तक वो उनको देख के मैं समझ पाता हूँ या मेरी जो ऑब्जर्व कर पाता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं। उनका एक, हर इंसान का ना एक अपना जून है, वो बस अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर मोस्टली चिल रहते हैं। उनको ज़्यादा ये आके पॉडकास्ट करना या इंटरव्यूज़ देना मुझे लगता है पसंद नहीं है उनको। वो क्या है कि वो रिज़ल्ट पे ज़्यादा है कि काम करो, रिज़ल्ट आएगा वो देख लेना आप, उनका वैसा ही है आई थिंक। और आई थिंक जितना मुझे पता है रणवीर भी जब शूट कर रहे थे धुरंधर, आई थिंक दीपिका प्रेग्नेंट थी, आई थिंक उनकी वाइफ प्रेग्नेंट ही था। जी जी जी। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि एक कैरेक्टर प्ले करना जो थोड़ा डार्क है, काफ़ी हैवी भी है मेंटली, और घर जाके या उनकी, हाँ उनके बारे में बताता हूँ आपको कि वो मुझे लगता है वो 24 घंटे, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बाकी एक्टरों को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जहाँ तक उनको ऑब्जर्व किया है, जितना टाइम मैंने उनके साथ काम किया है, वो किरदार में ही थे फुल टाइम। वो बिल्कुल हमजा थे, मतलब कट के बाद भी वो बिल्कुल हमजा थे। मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पाया उनको, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाए। अभी मैं उनको मिल के जब लास्ट हम पार्टी में मिला तब मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है, लेकिन वो सच में किरदार में थे। वो उनसे बात करता था जब लगता था कि यार हमजा ही है ये, बिल्कुल हमजा है ये। उन्होंने वॉइस तक चेंज कर दी है। आप उनकी वॉइस में डिफरेंस देखा आपने? नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं इतना नोटिस किया। आप कभी भी उनसे बात करोगे और हमजा की जो फिल्म की वॉइस है उसमें और एक्चुअल रणवीर की वॉइस, दोनों में डिफरेंस है। उनका कैरेक्टराइजेशंस जो उन्होंने किया है ना, गजब का किया है। मतलब कितनी बड़ी चीज़ है कि कैरेक्टर में। और कितने टाइम शूट हुई है फिल्म आई थिंक ओवरऑल टोटल? आई थिंक 1.5 साल मे बी। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक वो 1.5 साल हमजा के ही इसमें थे, उन्होंने वो जिया है। बिल्कुल जिया। उनकी रिसर्च भी मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। और ये जो स्पाई है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है इन्होंने। प्रॉपर ट्रेनिंग भी मैंने सुना उन्होंने ली थी आर्मी की। ये आई थिंक अभी तक पता नहीं है लोगों को, जितना एक्चुअली मैंने पढ़ा है या इंटरव्यूज देखे हैं। आप देखो ना, जब वो गन पकड़ते हैं, जब उनका गन पकड़ते हैं तो परफेक्ट जैसे आर्मी वाले यूज़ करते हैं गन, वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। धुरंधर 2 में जब वो सीक्वेंस है पूरा फ्लैशबैक का, जब वो बंगले पे जाते हैं तो उधर ही जिस हिसाब से वो टेरेस पे भी वो जंप मारते हैं, देखो जंप मारते हैं, उनका स्टाइल जो है, गन पकड़ने का स्टाइल जो है वो परफेक्ट है। जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग ली गई है। लास्ट में सीन में दिखाया भी है कि ट्रेनिंग ली है इन्होंने, बट वो लिया उन्होंने ट्रेनिंग। मतलब हैट्स ऑफ है पूरी टीम को, रणवीर सिंह को तो है ही, बट पूरी टीम ने जो मेहनत की है ना यार, वो मतलब हंसते खेलते उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। वो इतना सारे लोग, वो बहुत, चाहे कास्टिंग से लेके
स्पोर्ट बॉय तक, जियो टीम तक, सब ने बहुत मेहनत की है। आपको क्या लगता है धुरंधर 3 आएगी कभी? आए तो अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा आए और मुझे भी ले लें यार। लुल्ली दुकेत को बैक लाएं फिर। आई थिंक आपका स्पिन ऑफ भी अच्छा बन सकता है। डेफिनेटली काफी आप इंटरेस्टिंग सोचो ना, मतलब उस पूरी फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। चाहे वो लुल्ली दुकेत क्यों ना हो, चाहे वो डोंगा हो, चाहे वो दाऊद हो, बड़े साहब हो, या कोई भी हो, जितने भी हैं उन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। राकेश बेदी सर का भी जब रिवील हुआ उनका तो और एक अलग ही स्टोरी। उनकी तो फिर उनके ऊपर तो फिल्म बन जाएगी। उनकी स्टोरी आ जाएगी, उनकी भी एक अपनी कहानी और सब कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं जो मरे हैं, क्योंकि प्रीक्वल है होगा इन हाँ हाँ हाँ, मतलब बना दें यार, अच्छा है यार सर, बना दो सर। बट हम लोगों ने धुरंधर की तो बात की, बट आप पे एज अ पर्सन कितने बदलाव आए धुरंधर के बाद? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब हाँ बिल्कुल, जो भी आपके साथ हुआ मूवी के बाद, मतलब इतना रिकग्निशन मिला, इतना फेम, एक लोग पहचानने लगे ज़्यादा, क्योंकि आपने टू बी ऑन, मैं ऑनेस्टली बात करूँगा, आपने बहुत सारा काम किया है पहले भी, बट एक होता है ना कि एक चीज़ मिल जाती है और उसके बाद। यार मैं आपको बताऊं, मैं पहले ना मुझे कोई पूछता था तुम्हारी फेवरेट फिल्म बताओ, तो मैं बोलता था गॉडफादर। ठीक है, अब कोई पूछता है ना, मैं उसको प्राउडली कहूँगा कि मेरी अपनी फिल्म है धुरंधर। मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 10 बार देख ली, भाई 11 बार देख ली। किसी भी, मुझे नहीं लगता 10 बार या 11 बार गॉडफादर किसी ने देखी नहीं देखे। और इसका भी ड्यूरेशन 3 hours 30, दूसरा पार्ट जो 4 घंटे का था ऑलमोस्ट। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। तो और कुछ बदलाव आए आपकी लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, धुरंधर के बाद? बहुत बदलाव आ गए, काम ज़्यादा आने लगा, ऐसे कुछ हुआ? हाँ, काम भी आने लग गया है, और उसके अलावा धुरंधर से काफ़ी पहचान मिली मुझे। धुरंधर ने मुझे 2 स्टेप आगे कर दिए। तो अभी कुछ नए चेंजेस उसके बाद? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये धुरंधर के बाद अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए? नहीं, मैं पहले से भी कर रहा था। पहले आप कर रहे थे, हाँ, बट धुरंधर के बाद नया काम जो धुरंधर के बाद मतलब ये हो गया है कि अब जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो मुझ पे ट्रस्ट करने लग गए कि, क्योंकि परफॉर्मेंस मुझे यहीं जस्टिफाई मैंने किया है, मुझे यहीं जस्टिफाई करने का मौका दिया गया, आदित्य सर ने मुझे मौका दिया। तो बाकी जितने भी मैंने काम किए ना, मतलब वो वैसा हो गया कि आपको समझते ही हो कि मैं क्या बोलूं, कि मतलब आया गया वाला हो गया। काम तो मैं कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में मैं कहीं ना कहीं रोल निकाल ही लेता हूँ, लेकिन एक होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शंस होती है कि यार मैंने ये किया है, आप प्राउडली कहते हो कि मैंने ये किया। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे किए मैंने, पर वो ऐसा लग रहा है कि मैंने बस पैसे के लिए काम किया। मैं उस पर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। आपने अभी ऐसा बोला कि काम निकालना पड़ता है, तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है? मुझे थोड़ा उस डिटेल में जाना है कि आप सिचुएशन में जो थे पहले, धुरंधर के पहले, अभी भी है, कैसे काम ढूंढते हो, कैसे नेटवर्किंग होती है कि आप फ़ोन करोगे? थोड़ा डिटेल में जानना है मुझे। अच्छा यार, कास्टिंग का प्रोसेस है ये, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, कि कास्टिंग के पीछे भागना पड़ता है। कास्टिंग वही फिट नॉट फिट वाला सीन, फिट नॉट फिट वाला। जैसे बहुत जगह पे क्या है ना कि कहानियाँ वैसी होती हैं, जैसे धुरंधर है, धुरंधर में कहानी वैसी है कि मोस्टली रियल लाइफ किरदार हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें रियल लाइफ किरदार नहीं होते हैं। तो जहाँ रियल लाइफ किरदार होते हैं वहाँ पे तो उस प्रोजेक्ट में थोड़ा काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वैसे चेहरे देख रहे होते हैं कि एक रेफरेंस होता है उनके पास, रेफरेंस होता है, एक डायरेक्टर ब्रीफ होता है। तो उसके लिए हमें कास्टिंग के पास जाना पड़ता है, कास्टिंग को अप्रोच करना पड़ता है। फिर उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या काम किया है, कितना काम किया है। बट ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता एक पॉइंट के बाद कि भाई? हाँ होता है यार, होता है, बिल्कुल होता है।
डिप्रेशंस आती है। मेरे सर्कल वाले एक लड़के को ब्रेन स्ट्रोक आया। ये प्रेशर लेके कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब? काम का बहुत प्रेशर था उसको। हम 2-3 बार मिल भी चुके थे, साथ में भी काम किया था एक सीरीज़ में। ब्रेन स्ट्रोक आया, बहुत सारे लोग। आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रहा था, तो मैं वर्सोवा में रहता था। ये कब की बात है? ये 2000 लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले की बात है। तो रात के 3 बजे की बात है। मैं ऐसे वर्सोवा से ऐसे हिंगला देवी मंदिर करके है एक, उसके जस्ट बाजू में एक शिव जी का मंदिर ऐसे दीवार में बनाया हुआ है। तो मैं चल रहा हूँ, मेरे आगे एक लड़की जा रही है। वो रोते रोते जा रही थी और मैं पीछे से जा रहा हूँ। तो वो रो रही है। ऐसे मंदिर के पास पहुँची, वो रुक गई और मैं हल्के हल्के कदमों से मैं भी चल रहा हूँ पीछे से। वो अपना शिव जी के जो मंदिर है उस पर अपना सर पटक रही है और उनको कह रही है कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया, आप मेरा काम नहीं होने दे रहे हो, मैं इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। एक सेकंड के लिए लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, पूछूं। फिर मैं थोड़ा सा, मैंने कहा रात का समय है, महिला है, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हो सकता है इसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो मैं चलता रहा आगे। फिर वो कुछ टाइम के लिए वहाँ रुकी। मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया ना, वो उसके जो शब्द मेरे कानों में पड़े वो कि वो भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही थी। बहुत स्ट्रेस होता है यार जब आपके पास काम नहीं होता ना, बहुत कुछ चल जाता है दिमाग में ना, समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं, मेरा ही क्यों नहीं होता, क्या मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं। बट ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है, होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो स्टोरी में मेरे लायक कुछ नहीं है, या तो स्टोरी की डिमांड कुछ अलग है। जब होता है डेफिनेटली मेरे पास ऑडिशंस आता है। कभी ऐसा भी होता है मैं दिन के 5 ऑडिशंस दे रहा होता हूँ, कभी 4 ऑडिशंस दे रहा होता हूँ। कभी ऐसा भी होता है मेरे पास ऑडिशंस ही नहीं होते। कभी ऐसा होता है बैक टू बैक मेरे पास 4 से 5 प्रोजेक्ट होते हैं, लगातार कर रहा होता हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं 6 महीने या 1 साल घर बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो तब ऐसे टाइम पे ये फाइनेंस या जो पैसे वाला जब सीन आता है, तो ये कैसे मैनेज होता है फिर? यार बहुत दिक्कत होती है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। और आपकी जर्नी से आज मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कैसे होता है ना, जब हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं और हम किसी और की कहानी सुनते हैं, तो फिर ऐसा लगता है हमारे प्रॉब्लम्स तो क्या ही है। और जब आज आपकी कहानी सुनी तो काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ हूँ एंड बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे आपसे एज अ पर्सन। सो थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले जो आपको बोलना है, एनी मैसेज? थैंक यू कहूँगा यार उनको ना, जनता महान है। थैंक यू धुरंधर को तूफान बनाने के लिए। और थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए, सभी किरदार को, डायरेक्टर को, पूरी टीम को, और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और ऐसे ही प्यार देते रहो, हम कोशिश करेंगे आपको हमेशा ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। और ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आपके जो आने वाले हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, कुछ आपको बोलना है? हाँ, सफ़ेद सागर आने वाला है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, आप वेट करिए। और सपने वर्सेस एवरीवन आने वाला है, काफ़ी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इवन ये दोनों अभी लाइनअप में हैं, जल्दी रिलीज़ होंगे। आप प्लीज़ जब आएँ आप उतना ही प्यार करिए जितना अभी आपने दिया है। तो या थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।